हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज से हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की, यही हमारा यूनिट है। तो क्या मतलब है केमिकल काइनेटिक्स का? देखिए, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जो कि इस चीज़ को स्टडी करती है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन की स्पीड कैसी रहेगी, क्या रिएक्शन का रेट रहेगा। सो केमिकल काइनेटिक्स हम क्या कह सकते हैं? केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच of chemistry that deals with the study of rate of chemical reactions, कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस का रेट क्या रहेगा। रेट मीन्स स्पीड, स्पीड किस तरह से रहेगी, राइट। रेट ऑफ अ रिएक्शन देखना है बेसिकली हमें यहाँ पे। तो देखिए, रेट ऑफ अ रिएक्शन के बेसिस पे कि कोई भी रिएक्शन है उसका क्या रेट रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक, बहुत ही तेज होने वाले रिएक्शन, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस, मींस कि रिएक्टेंट्स ऐड किए और साथ ही रिएक्शन हो गया। जैसे कि अगर सिल्वर नाइट्रेट में ऐड किया जाए सोडियम क्लोराइड, तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को हम ऐड करेंगे, साथ ही क्या बन जाएगा, AgCl, इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे साथ ही में विद नो टाइम, along with सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये हमारे लिए एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन है कि मतलब स्पीड रिएक्शन कितनी तेज है, जैसे ही रिएक्टेंट्स को ऐड किया वैसे ही प्रोडक्ट्स बन गए। तो दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस, राइट। दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस। दूसरा, बहुत ही स्लो रिएक्शंस, बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शंस मींस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम एग्जांपल लें कि आयरन को रस्ट लगना एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन आयरन को रस्ट लगने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, बहुत ही स्लो रिएक्शंस। आफ्टर दैट हमारे पास रहते हैं रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट मॉडरेट स्पीड। रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट मॉडरेट स्पीड कि मतलब जो रिएक्शंस हैं ना तो बहुत ज्यादा फास्ट हैं, नीदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, ना तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है ना ही बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ऐसे रिएक्शंस को हम कह देते हैं रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट मॉडरेट स्पीड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, C12H22O11 सुक्रोज, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज अलॉन्ग विद फ्रक्टोस, ग्लूकोज अलॉन्ग विद फ्रक्टोस बनेगा। तो ये रिएक्शन है जो कि मॉडरेट स्पीड पे होता है, ठीक ठाक स्पीड पे होता है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये जो हमारे पास रिएक्शंस हैं विच टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, इनका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना बहुत ही सही रहता है, बहुत ही अच्छे वे में इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड किया जाता है, क्योंकि रिएक्शन ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ है ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है। जबकि अगर हम कहें कि मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन है, बस अभी रिएक्टेंट्स को ऐड ही किया है और रिएक्शन हो भी गए,
तो इस केस में हम उसकी स्पीड को कैसे जज कर पाएंगे, कैसे हम हमारे मेथड्स लगा के उसका रेट फाइंड कर पाएंगे। तो अगर हम कहें रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं, इनके केस में तो कह लीजिए बहुत मुश्किल है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना, राइट। अगर हम कहें वेरी स्लो रिएक्शंस, बहुत टाइम लग रहा है रिएक्शन को होने में, महीने लग रहे हैं, कई रिएक्शंस को सालों लग जाते हैं होने में, तो ऐसे रिएक्शंस का भी जो रेट है उसे फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो अगर हम कहें कि एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस हैं या कह लीजिए बहुत ही स्लो रिएक्शंस हैं, तो इनके केस में रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना इतना इजी नहीं रहता। बट यस, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड किया जा सकता है। लेकिन एप्रोप्रिएट वे में हम रेट ऑफ रिएक्शन किसका फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए रिएक्शंस जो कि मॉडरेट स्पीड पर हो रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस जो कि मॉडरेट स्पीड पर हो रहे हैं उनका रेट फाइंड करना बहुत ही एप्रोप्रिएट रहता है। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली है क्या। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए कि देखिए, अगर हमारे पास ए है, ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, सी। A is reacting with B to provide us C। तो जैसे जैसे A और B आपस में रिएक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे C बनता जाएगा। जैसे जैसे A और B रिएक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे C बनता जाएगा। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जो यहाँ पे देखिए A एंड B क्या है, A एंड B आर रिएक्टेंट्स और C क्या है, ये इनका प्रोडक्ट है। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, सी क्या है, इनका प्रोडक्ट। अब देखिए, टाइम के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय बीतने के साथ ए और बी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होते जाएंगे, राइट, कंज्यूम होते जा रहे हैं और सी बनता जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी जबकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होके क्या बनाते जा रहे हैं, प्रोडक्ट, राइट। तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, ये चीज़ है। अब देखिए, इसे ग्राफ की हेल्प से आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, ग्राफ है हमारे पास, अगर एक साइड पे हम मेंशन कर लें कंसंट्रेशन, एक पास साइड पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, टाइम, राइट। अब देखिए, जब टाइम जीरो है, दिस इज द ओरिजिन, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन भी जीरो है, इस पॉइंट पे टाइम भी जीरो है, राइट। अब देखिए कि मान लीजिए कि जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यहाँ कहीं है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यहाँ कहीं है, राइट, टाइम अभी जीरो है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फॉल करती जाएगी, राइट। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन देखिए फॉल कर रही है विद टाइम, वैसे ही वैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जीरो से बढ़ती जाएगी। जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ घटती चली जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स कंज्यूम होने शुरू हो जाएंगे। ये चीज है यहाँ हमारे पास, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज, किस में चेंज आएगा, कंसंट्रेशन में, चेंज इन कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की या फिर रिएक्टेंट्स की, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कि समय बदलते बदलते जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की किस तरह से बदल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ अ रिएक्शन, राइट। किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम जो रिएक्शन अभी हमने लिखा है A प्लस बी गिव्स C, राइट, किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखिए यहाँ दो रिएक्टेंट्स हैं, A भी रिएक्टेंट है, B भी रिएक्टेंट है। तो देखिए चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मार्क करेंगे डेल्टा, कंसंट्रेशन के लिए मार्क करेंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट हम कभी भी इस चैप्टर में यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। डेल्टा मीन्स चेंज एंड दिस ब्रैकेट मीन्स कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की। अब रिएक्टेंट यहाँ A है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा A डिवाइडेड विथ चेंज इन टाइम। चेंज मीन्स डेल्टा, टाइम T की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन के चेंज के साथ हम क्या यहाँ पे शो करेंगे, नेगेटिव। वी विल मार्क अ नेगेटिव साइन हियर। नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन shows the decrease in concentration of reactants, कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इस चीज को यहां कौन इंडिकेट करेगा, नेगेटिव साइन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके इक्वल रहेगा, कि बी में कितना चेंज आया, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये भी रिएक्टेंट है तो इसके साथ भी क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा, ये शो करने के लिए कि जो बी की कंसंट्रेशन है ये कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी डिवाइडेड विथ चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी। अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के जो सिग्निफिकेंस है उसे याद रखें। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद टाइम, जबकि अगर हमारे पास प्लस साइन है, प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रिएक्टेंट की, जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखें। अभी वीडियो पॉज करके पहले यहां से इतना नोट कर लें। अब देखिए 2x प्लस 3y इट गिव्स z। 2x 3y मिलके क्या बना रहे हैं, z बना रहे हैं, राइट। अब देखिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या रहेगा। अब देखिए ये हमें पता है कि ये हमारे रिएक्टेंट्स है और जी क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए नेगेटिव साइन तो रहेगा ही। देखिए क्या करना है अभी हमें यहाँ पे, नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2। देखिए बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, जितना भी यहाँ पे इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स अगर 2 है, 2x है, तो पूरे ये टर्म के साथ क्या आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली ये किसके इक्वल रहने वाला है, नेगेटिव
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y डिवाइडेड विथ चेंज इन टाइम। अब देखिए यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, और ये इन टर्न किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ z डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए ये चीज़ पॉजिटिव रहने वाली है, बट इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 ही है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे ये टर्म जो है वो एज सच रहेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जितना भी यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट का हमने रेसिप्रोकल लेकर यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए इसकी, a + b gives 2c, a + b gives 2c। अब हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कुछ भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b divided by change in time, it will be equals to change in concentration of C divided with change in time। तो अब देखिए यहाँ पे C का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 1/2, साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहती है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। अब हम देखते हैं दैट व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या है। तो देखिए रेट रिएक्शन रेट हम क्या कहते हैं, रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड विथ चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या रहते हैं, मोल, लीटर, इनवर्स मोल्स पर लीटर, डिवाइडेड विद, अब देखिए चेंज इन टाइम, टाइम के क्या यूनिट्स रहने वाले हैं यहाँ, सेकंड। तो अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या बन गए, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। सो देखिए यहाँ हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि क्या चेंज आया कंसंट्रेशन में, क्या और क्या चेंज आया टाइम में। अब देखिए इस चीज़ को अगर हम थोड़ा और क्लियर करें, देखिए यही ग्राफ है, एक एस्पेक्ट से बनाएंगे अब हम रिएक्टेंट्स की तरफ से, कि एक साइड पे हमारे पास कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर में और दूसरी तरफ है हमारे पास टाइम सेकंड्स में। अगर हम बात करें अभी रिएक्टेंट्स के केस में क्या होता है कि जो ग्राफ है वो एक डिक्लाइन शो होता है उसमें, कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की कि वो डिक्रीज हो रही है, राइट। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, राइट, क्या टाइम रहेगा, दिस इज द टाइम हियर, राइट। तो हम मानते हैं कि किसी टाइम t1 पे जो कंसंट्रेशन है वो x1 है, t1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो x1 है। इसी तरह से टाइम आगे बढ़ता गया, टाइम कहीं आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया, राइट। टाइम आगे बढ़ रहा है और हम यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि टाइम t2 है। t2 के अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग देखें, t2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कंसंट्रेशन आ रही है उस कंसंट्रेशन को हमने मान लीजिए कह दिया x2। मीन्स जब टाइम t1 है तो कंसंट्रेशन x1 है, टाइम t2 हो गया तो कंसंट्रेशन हमारे पास x2 है। अब इस कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, रेट किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड विथ टाइम में क्या चेंज है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो ये है, तो बेसिकली व्हाट वी आर टेकिंग द एवरेज ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसलिए जो हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं वो है हमारे लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये। इसके अलावा हमारे पास रहता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रहता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बताना कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा। सो हम इंस्टेंटेनियस रेट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो इक्वल रहेगा एवरेज रेट के, एवरेज रेट के इक्वल ही रहने वाला है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो टाइम है, छोटे से छोटा टाइम, दैट इज अगर हम कहें डेल्टा टी, बहुत छोटा सा टाइम अगर अप्रोच करे जीरो को, अगर टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा है, छोटे से छोटा टाइम की हम बात कर रहे हैं, अगर ये टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा है, उस टाइम पे जो एवरेज हमें मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। कि मतलब हमें इंस्टेंटली बताना है कि इस टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, राइट? सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसलिए वो छोटा सा टाइम जब जीरो को अप्रोच करेगा उस समय पे एवरेज रेट क्या है, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन आया पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। सो अगर हमारे पास रिएक्शन हो, फॉर अ रिएक्शन R gives P की रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इंस्टेंटेनियस रेट किसके इक्वल रहेगा? लिमिट जो है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो की, टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और साथ ही में हमारे पास एवरेज रेट क्या है, मतलब कि किस तरह से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड सिमिलरली वी कैन से लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो की, टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड विद चेंज इन टाइम। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है। बेसिकली इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, की समय के साथ किस तरह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बदल रही है, राइट? अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि इम्पैक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट? तो देखिए अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी रिएक्टेंट्स की, तो इस टाइम पे जो रिएक्शन रेट है वो भी ज़्यादा रहेगा। अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन गेम है जो हम अपने घर में खेलते हैं, कैरम बोर्ड। अब देखिए जब हम कैरम खेलते हैं, कैरम खेलते वक्त जब अभी गेम स्टार्ट की है, बहुत ही सारी अभी वहाँ पे डिस्क हैं हमारे पास, तो स्ट्राइकर से क्या रहता है, उन्हें स्ट्राइक करने का जो रेट है, स्पीड है, बहुत ज़्यादा है। हम स्टार्टिंग में बहुत ही इनिशियली बहुत ही अच्छे स्ट्राइक्स करते हैं, लेकिन जैसे ही गेम खत्म होने वाली होती है, लास्ट तक हमारे पास सिर्फ 2 या 3 डिस्क बचती हैं, उस टाइम पे आप अपने शॉट्स को मिस करने लगते हैं, राइट? जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे स्ट्राइकिंग की, जो रेट है, जो स्पीड है स्ट्राइक होने की, वो स्पीड कम हो जाती है क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली इतनी डिस्क बची ही नहीं है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो क्या रहता है, जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन मिक्सचर रहता है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स जब एक दूसरे के साथ बहुत ही इफेक्टिव वे में कोलाइड करेंगे तब वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स जब एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं उस टाइम पे वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के साथ बहुत ही इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट्स में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होते रहेंगे। तो इसलिए जब कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है तो प्रोडक्ट्स बहुत ही, कह लीजिए, प्रोडक्ट्स का जो फॉर्मेशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड रिएक्शन की बहुत तेज़ रहती है। जैसे ही कंसंट्रेशन कम होने लगती है प्रोडक्ट्स की, जब कंसंट्रेशन कम होने लगती है प्रोडक्ट्स की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड है रिएक्शन की, वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब फ्यूअर पार्टिकल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ कोलाइड करना है। कोलिजन होगा नहीं होगा ये अब डिपेंड करता है, राइट। तो इसलिए जो फॉर्मेशन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कम हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा जनरली टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। यस, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट आमतौर पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। अब देखिए, अब इसकी भी हमारे पास एग्जांपल है। जैसे देखिए, जब अगर मान लीजिए हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं, कह लीजिए चाय ही बना रहे हैं, अगर तो हम लो फ्लेम रखेंगे चाय बनने में समय लगेगा, डेफिनेट है। लेकिन अगर हाई फ्लेम कर दी जाए तो आप देखते हैं कि चाय जल्दी बन जाएगी। जो स्पीड है वहाँ पे रिएक्शन का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से बेसिकली क्या होता है, अभी देखिए हम क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस करके आए हैं कि जब पार्टिकल्स, कौन से, रिएक्टिंग पार्टिकल्स, जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली टकराते हैं तब जाके प्रोडक्ट बनता है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, मतलब एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी देंगे तो किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। किनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मोबिलिटी ज़्यादा आ गई। अब वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, मोबिलिटी ज़्यादा है तो उनका स्ट्राइकिंग रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कारण है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इफेक्टिव कोलिजन है रिएक्टेंट्स में, वो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है। तो इस वजह से जब वो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनते जाएंगे। तो ये चीज़ है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रिएक्शन रेट भी बढ़ेगा। इवन हम कहते हैं फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। द रिएक्शन रेट बिकम्स डबल, दुगना हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन हर एक 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेसिकली क्या है? कैटलिस्ट हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब देखिए, जो बदलाव है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए, कैटलिस्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कैटलिस्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं। मीन्स हमारे पास ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और ऐसे भी केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं, राइट। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर्स। नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर्स कहा जाता है उन्हें, ऐसे केमिकल स्पीशीज को जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम ही कर देते हैं। सो कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर दे, बदल दे। पॉजिटिव वे में भी बदल सकता है, नेगेटिव में भी बदल सकता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे तो उसे हम कह देंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कह देंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट और दी इनहिबिटर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट्स का नेचर किस तरह का है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा।
कई बार बहुत ही सिमिलर सा रिएक्शन रहता है हमारे पास, जैसे हम कहें कंबस्चन। कंबस्चन एक हम सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। तो कंबस्चन अगर हम करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की तो वो रिएक्शन फास्ट रहता है, जबकि अगर हम कंबस्चन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की उस टाइम पे रिएक्शन रहता है स्लो। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हमारे पास NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसकी कंबस्चन हो, ये बना दे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन क्या रहने वाला है, फास्ट। जबकि यही कंबस्शन रिएक्शन अगर करवाया जाए इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर कंबस्शन कराई जाए तो रिएक्शन रहने वाला है स्लो। तो किस तरह का रिएक्टेंट है, अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ की रिएक्टेंट की बात हो रही है। एक साइड पे हमारे पास NO है, एक हमारे पास CO है, तो देखिए रिएक्शन वही बिल्कुल सेम है, कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के केस में रिएक्शन फास्ट है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में रिएक्शन स्लो है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड चीजें हैं। तो वैसा क्या हुआ, देखिए यहाँ क्या रहेगा कि किस तरह कब होता है रिएक्शन। रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि जब पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं और नई बॉन्ड्स बननी शुरू हो जाए, तब वही रहता है रिएक्शन कि जो पुरानी बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएं और जो नई बॉन्ड्स हैं वो बननी शुरू हो जाएं। अब बॉन्ड किस तरह से टूटेगी या बनेगी ये तो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट किस तरह का है। कुछ रिएक्टेंट्स रहते हैं जिनमें बॉन्ड्स बहुत ही आसानी से ब्रेक हो जाती हैं, जल्दी जल्दी बन भी जाती हैं। कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जिनमें पुरानी बॉन्ड जो है उसे ब्रेक होने में टाइम लगता है, नई बॉन्ड बनने में टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कैसा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर यू कि कुछ रिएक्शंस फास्ट भी हो जाते हैं, स्लो भी हो जाते हैं, एक जैसे ही रिएक्शन, सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करते हुए कि हमारे पास रिएक्टेंट किस तरह का है। आफ्टर दैट सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम है। अब देखिए इस चीज़ को क्या मीनिंग है इसका। अब ये मान लीजिए कि ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट चारकोल है जिसके सरफेस पे कोई रिएक्शन करवाना है। अब देखिए रिएक्शन करवाना है, इसका जो अवेलेबल सरफेस है वो तो यही है, दिस इज द अवेलेबल सरफेस। लेकिन अगर इस चारकोल को फाइनली डिवाइड कर दिया जाए, इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए पूरे चारकोल के, इसी तरह से इसे डिवाइड कर दिया अच्छे से। जब डिवाइड कर दिया, अब जितने भी उसके पार्टिकल्स बचे हैं सबके जो सरफेसेस हैं, नाउ ऑल द पार्टिकल्स हैव द सरफेसेस अवेलेबल फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। कि पहले देखिए सिर्फ बाहरी सरफेस है जो कि रिएक्शन के लिए यूजअप किया जा सकता है, लेकिन जब इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जब इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक जो छोटा पार्ट है, हर एक छोटा पार्ट, सिर्फ सरफेस वाला नहीं, अंदर से भी अगर कोई छोटा सा पार्ट है तो उसका सरफेस भी रिएक्शन करवाने के लिए अवेलेबल है। मीन्स नॉट ओनली द आउटर सरफेस, लेकिन जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन सभी के जो आउटर सरफेसेस हैं, अब ये रिएक्शन करवाने के लिए अवेलेबल है। अब सभी के सरफेस पे रिएक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है that what are the factors that affect the rate of a reaction, कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताइए क्या हैं। कई बार कह दिया जाता है कोई 2 फैक्टर्स बता दीजिए, कोई 3 फैक्टर्स बता दीजिए, कभी कहा जाता है कि फैक्टर्स जितने भी हैं उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। तो किसी भी तरीके से रहता है, कई बार फैक्टर से ही उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है। बेसिकली हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं। पहली कंसंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, आमतौर पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये पॉइंट ज़रूर याद रखें कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल।
आफ्टर दैट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बहुत इम्पैक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, इस चीज़ पे डिपेंड करते हुए कि जो कैटलिस्ट है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट है। आफ्टर दैट नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। अगर बॉन्ड्स आसानी से ब्रेक एंड मेक की जा सकती हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा। अगर बॉन्ड्स को तोड़ने और बनने में समय लगता है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगा। आफ्टर दैट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया अगर अवेलेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जो फाइनली डिवाइडेड हमारे पास चीज़ें रहती हैं, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेज हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहता है। मीन्स अगर मैं कहूँ कि चारकोल ही है, चारकोल से रिएक्शन करवाना है, चारकोल एज सच उस पर रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा। लेकिन अगर उसी चारकोल को फाइनली डिवाइड कर दिया जाए, उसे हम कहेंगे एक्टिवेटेड चारकोल। तो अगर उसे हम फाइनली डिवाइड कर दे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। सो बेसिकली दीज आर द 5 फैक्टर्स वी आर हैविंग दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अ रिएक्शन।